स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो देख सकते हैं गॉस का प्रमेय, इसके पहले वाले वीडियो मैंने पढ़ा दिया और अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि अप्लीकेशंस ऑफ गैसियस लॉ। ये मैं बता दूं, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, एक अनंत लंबाई तार वाले और एक अनंत चादर वाले। ठीक है, दो प्रश्न होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहला हमारा हेडिंग है ये, और इस पे आधारित हम क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं। इसको एकदम प्रूफ पूरा अच्छे से देख लेंगे। अनंत लंबाई के एक समान, देख लीजिएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका हम निकालने वाले हैं। अनंत लंबाई का एक जो है आवेशित तार है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पूरा बताने वाला हूँ। कह रहा है कि भाई यदि कोई आवेश q लंबाई और q, यदि कोई आवेश q l लंबाई की किसी रेखा, ठीक है, पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आवेश का जो वितरण होता है वो आपको मेरे एक वीडियो में मिल जाएगा। आवेश का वितरण मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आवेश का वितरण होता है दो टाइप का। ठीक है, एक होता है सतत और एक होता है असतत। असतत में क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आवेश का वितरण थोड़ा सा समझा रहा हूँ बस। आवेश का वितरण ये जानना जरूरी है थोड़ा सा इस हेडिंग के लिए। एक होता है असतत। असतत का मतलब आप असमान से भी ले सकते हैं, और दूसरा हो जाता है सतत। सतत का मतलब समान रूप से। ठीक है, अब असतत का मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई पृष्ठ है, इस पे हमने एक जगह बहुत ज़्यादा दे दिया, एक जगह कम दिया। ठीक है, एक जगह बहुत ज़्यादा आवेश दे दिया, एक जगह क्या दिया, कम दिया। एक जगह बहुत ज़्यादा दे दिया, एक जगह कम दे दिया, मतलब असमान रूप से वितरण। आवेश का मतलब अवितरण, आवेश का मतलब आप समझ सकते हैं। और वितरण, वितरण में बांटना, बांटा जा रहा है, तो कहीं आवेश अधिक दे दिया गया, कहीं कम दे दिया गया, इसका मतलब है आवेश का असतत वितरण है। और सतत वितरण का मतलब कि सब जगह क्या आवेश दिया गया, जो चार्ज दिया गया सब जगह क्या दिया गया, बराबर दिया गया। क्या दिया गया, बराबर, यानी हर जगह जो है बराबर समान रूप से है। यानी लड्डू की ही बात कर लें तो यहाँ पे लड्डू समान रूप से बटा है, और यहाँ लड्डू किसी को अधिक दिला गया, किसी को कम दिला गया। ठीक है, तो ये होता है वितरण में। अब लेकिन इसमें भी एक कंडीशन समझना है कि असतत तो ये हो गया, सतत ये हो गया। सतत के तीन टाइप हो जाते हैं। कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप हो जाते हैं। एक होता है रैखिक, ठीक है, रेखीय होता है, और एक होता है पृष्ठीय होता है। तो एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और आपका जो है आयतन आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तो खैर इसके बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा। वो मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और हमको एप्लीकेशंस पढ़ना है, और एप्लीकेशंस पे आते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, एक बार में आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आने वाली है। ठीक है, ये जो भी बात मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बस आपके नोट करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी पे आते हैं पूरी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि कोई आवेश, अब यदि कोई आवेश है जो कहाँ है वो बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक रैखिक आवेश घनत्व है, ये एल लंबाई का, कितने लंबाई का, एल लंबाई का है। और इसमें क्या है कि इसमें हर जगह एक समान रूप से आवेश को क्या कर दिया गया है, वितरित कर दिया गया। देखिए कितने लंबाई का है, एल लंबाई का। कितने लंबाई का है, एल लंबाई का। तो यल लंबाई का एक कोई रेखीय मान सकते हैं कि एक सरल रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, और इस कोई तार मान लेते हैं कि तार है, और इस पे क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है। ठीक है, और करना क्या है देखिए, तो कह रहा है कि अनंत लंबाई के, इसकी लंबाई अनंत भी हम ले सकते, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस सीधे तार के निकट, इस सीधे तार के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फिगर समझ लेंगे। फिजिक्स में फिगर ही सब कुछ होता है, फिगर आप अच्छे से देख लेंगे, पूरी बात आपको फाइनल हो जाएगी। ठीक है, ये जो भी लिखवाया गया है, ये जो भी आप देख सकते हैं, बस ये आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए रखा गया है कि इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। बाकी मैं जितना बता रहा हूँ बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उतना से ही आपको ये हेडिंग फाइनल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ये अनंत लंबाई का आवेशित
सीधा तार है। मान लेते हैं इसके एक बिंदु यहाँ से r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं। एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब गॉस ने क्या बताया, गॉस ने बताया भाई मेरे कि गॉस का थ्योरम जब आप पढ़िएगा आपको पता है कि गॉस का थ्योरम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये है कि आवेश जो गॉस का प्रमेय है वो कब लागू होता है, तो केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यहाँ पे तो लागू होगा नहीं, यहाँ पे खुला खुला है, तो खुला खुला में लागू होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस खुले स्थान के लिए क्या किया जाता है, तो सुन लीजिए, जितना बात बता रहा हूँ उतना बात, कि माना एक बिंदु कोई दूरी r ले लिए, एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम एक बात सोच रहे हैं, कि बात क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे खुला में तो गॉस का प्रमेय काम करेगा नहीं, इसलिए इसको हम बंद करने के लिए एक अलग से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक अलग से हमने यहाँ पे सोच लिया बेलन। क्या सोचा, बेलन। तो जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर लेके एक बेलन का मैंने जो है यहाँ पे सोच लिया। और बेलन की स्थिति में देखिएगा क्या बताने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बेलन सोचा गया। अब जैसे बेलन सोचा गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बेलन का स्पष्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका टोटल बात। ये देखिए, ये बेलन सोच लिया गया, ये बेलन सोच लिया गया, ठीक है। ये अनंत लंबाई का कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, अनंत लंबाई का कर लेते हैं, अनंत लंबाई के लिए कर लेते हैं, ठीक है। हर जगह ये प्लस आवेश होगा, हर जगह ये क्या होगा, प्लस आवेश होगा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एक बेलन सोचा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो देखिएगा ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, आपको पता है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, ठीक है। इसके कारण यहाँ भी क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे देखिए, इसके कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर होगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पृष्ठ कितना बन रहा है, सबसे जरूरी जानना ये कि पृष्ठ कितना बन रहा है। तो देखिए मेरे भाई, एक ये पृष्ठ बन रहा है, एक ये पृष्ठ बन रहा है, ठीक है, एक ये पृष्ठ बन रहा है, एक ये पृष्ठ बन रहा है, और एक पृष्ठ यहाँ बन रहा है। देखिएगा, एक पृष्ठ यहाँ पे बन रहा है, 2 पृष्ठ हो गया। और एक और पृष्ठ बन रहा है मेरे भाई, ये वाला, ये अंदर वाला, ये टोटल ये वाला बन रहा है, 3 पृष्ठ बन रहा है। यहाँ पे कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 3। अब तीनों पृष्ठ को हमको खूब अच्छे से समझना है कि आखिर अब तो गॉस का नियम हम एक जगह लगाने वाले थे, अभी कितना जगह लगने लगा, 3 जगह लगेगा। अभी कितना जगह लगने लगा, 3 जगह। हम लगाने वाले थे एक जगह, और यहाँ पे आ गया 3 जगह आ गया है, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ भी गॉस का प्रमेय समझेंगे, यहाँ भी गॉस का प्रमेय समझेंगे, फिर इस बीच वाले के लिए भी समझेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इधर मैंने कर दिया है, यहाँ पे इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, इसका ds देखा जाए, थोड़ी देर के लिए देखिए, 3 भाग में बटा है, तो तीनों भाग का मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, अलग अलग नाम में क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ ये S1 है, ये क्या है, S1 है। इसको मान लेता हूँ ये S2 है, ठीक है। और इस पूरे वाले को मैं मान लिया S3 है, क्या है, S3 है, ठीक है। तो S1 में ये जो S1 दिख रहा है ये एक बंद पृष्ठ है। S1 में गॉस का प्रमेय कैसे काम करेगा, S1 में गॉस का प्रमेय कैसे काम करेगा, गॉस का प्रमेय क्या होता है आपको पता है। गॉस का प्रमेय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक छोटा सा पृष्ठ अल्पांश लेते हैं और उस पे सारा कुछ डिपेंड करा देते हैं, और जैसे अल्पांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब समाकलन कर देते हैं। समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों को ऐड करना, तो छोटे छोटे खंडों को ऐड करके बड़ा करना, ठीक है, ये समाकलन का मतलब है। गणितीय भाषा है वो, उसका बात भी मैं बता दे रहा हूँ समाकलन का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए ये S1 है, S2 है, और ये वाला पूरा भाग मेरा क्या है, S3 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई अल्पांश सोचेंगे, यहाँ पे कोई अल्पांश सोचेंगे ds, तो ds1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कोई अल्पांश सोचेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ds2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ds2 हो जाएगा। अब सोचिए इसका एकांक वेक्टर नीचे की ओर, इसका एकांक वेक्टर किधर होगा? ऊपर की ओर। अब थोड़ा ध्यान देना है कि ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो यहाँ डिग्री कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। यहाँ डिग्री भी कितने का बन रहा है? 90 का। लेकिन ये तो बिल्कुल समान दिशा में है, तो यहाँ पे डिग्री कितने का बन रहा है? 0 अंश का। ये 3 चीज़ें हो गई फाइनल। और इतना चीज़ यदि आप फिगर में समझ लिए तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन एक लिखा हुआ तो उस लाइन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बस इतना ही आपको याद रखना है। हम लिखते हैं कि यदि कोई आवेश माने अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के तार में यदि कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है तो तार के कहीं किसी दूरी से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उस बिंदु पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये तो गॉस का प्रमेय यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि खुला में है, गॉस का प्रमेय बंद में काम करता है। इसलिए वहाँ हम एक बेलनाकार जो है पथ का जो है क्या कर दिए? निर्माण कर दिए, और एक अपने मर्जी से एक बेलनाकार जो है कंडीशन सोच लिए। और जैसे मैंने बेलनाकार सोचा तो देखा कि भाई बेलन का मतलब क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बेलन का मतलब मैं बता दूं तो मार्कर किधर है मेरा? 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। तो देख लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। ये जैसे ये बेलन का आकार हो गया, तो नीचे भी आपको दिख रहा होगा वृत्त, ऊपर भी दिख रहा होगा वृत्त, लेकिन जो बीच में है ये तो सिलेंडर है, ये तो बेलन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कितना, ये जो अनंत लंबाई का तार है इसमें रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा? तो आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं ये होता है लैम्डा बराबर Q बटा L। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बटा L। ये इसमें काम कर रहा है मेरे भाई, ये इसमें काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो QL इधर L भाग में इधर जा गुणा कराएगा तो लैम्डा L बराबर क्या लिख सकते हैं? Q। इतना तो हो गया फाइनल। ये देखिए फिगर के इस वाले काम के लिए हम इतना काम कर दिए। अब गॉस का प्रमेय यहाँ लगाएंगे, गॉस का प्रमेय यहाँ लगाएंगे, गॉस का प्रमेय यहाँ लगाएंगे, यानी लगाएंगे तीनों जगह गॉस के प्रमेय लगाएंगे। अब गॉस का प्रमेय करते क्या है आपको पता है? पहले अल्पांश के लिए काम करते हैं। किसके लिए? अल्पांश के लिए। फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अल्पांश के लिए क्या है? ds1 है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? इधर है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं संपूर्ण, देखिएगा संपूर्ण बेलन के लिए। किसके लिए? संपूर्ण बेलन के लिए। मैं बहुत कम भाषा प्रयोग करूंगा और बिल्कुल आपको ढंग आ जाएगा। संपूर्ण बेलन के लिए, ठीक है, संपूर्ण बेलन के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा? संपूर्ण बेलन के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं अल्पांश का निकाल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं किसका निकाल रहा हूँ मेरे भाई? अल्पांश का। यहाँ पे मैं एक अल्पांश सोचा हूँ, यहाँ पे मैंने एक अल्पांश सोचा है, और यहाँ पे मैंने एक अल्पांश सोचा है। इसका इन तीनों का मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या निकालूंगा? इसके लिए क्या होगा? d∅1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना d∅1 इसके लिए, प्लस इसके लिए क्या होगा? d∅2 होगा। क्या होगा? d∅2 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए d∅2 होगा, अब प्लस इसके लिए d∅3 होगा, और ये पूरा किसके लिए मिलेगा? तो पूरा मिलेगा d∅ के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसका तीनों का छोटा छोटा मिलके एगो छोटा बना लेते हैं। तो d∅ बराबर d∅1 और प्लस d∅2 और प्लस क्या कर लेते हैं मेरे भाई? d∅3 कर लेते हैं। अब देखिए आपको पता है कि छोटा से कोनो फायदा होने वाला है नहीं, इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो इस छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ भी होगा d∅ इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ भी होगा d∅1 प्लस यहाँ भी होगा इंटीग्रेशन d∅2। ठीक है, और प्लस यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा d∅3। ठीक है, अब कंडीशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए d∅1 पूरा लिख दिया मैंने। d∅1 को d∅ को अगर जो इंटीग्रेट किया जाए, मैंने बोला अगर छोटे से विद्युत फ्लक्स को समाकलन किया जाए तो ये बड़ा सा विद्युत फ्लक्स निकलता है, बड़ा सा विद्युत फ्लक्स निकलेगा। और ये देखिए d∅1 के बदले क्या लिखाएगा पहले? तो d∅1 बराबर आपको गॉस का प्रमेय इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हूँ, क्या बताया गया था? यानी कि EDS cos थीटा
बताया गया था ना, EDS क्या बताया गया था, EDS1 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसका भी हो जाएगा ई हो जाएगा EDS2, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसका भी हो जाएगा EDS3 और क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी कॉस थीटा हो गया। चलिए इसको मैं प्रूफ कर लूँ थोड़ा सा, बस उसके बाद आपको छोटा करके और दिखाता हूँ फाइनली, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डी फाई का ये पूरा बड़ा सा, अब ये देखिए कॉस थीटा, DS1 में कॉस थीटा कितना था, 90 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे EDS यानी कि EDS और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 अंश का मान बताइए क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है भाई, जीरो होता है। ये DS2 और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, और प्लस मिलेगा ये वाला, यानी कि EDS और कॉस जीरो मिलेगा। देखिएगा ये मान टोटल मैंने यहाँ बता रखा है भाई, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ जीरो, ठीक है। अब देखिए जीरो, ये 90 की वजह से ये समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया, इसका भी जीरो प्लस इसका भी जीरो, ठीक है। तो इन दोनों जीरो को हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं डी फाई, सॉरी फाई ई बराबर क्या लिखते हैं, देख लीजिए, फाई ई बराबर क्या बचा, ये तो ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा, इंटीग्रेशन EDS3 है ना, ये 3 है, ठीक है, DS3 कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है, कॉस जीरो अंश का मान होता है 1, कॉस जीरो अंश का मान क्या होता है 1, तो वो ख़त्म हो गया। इसमें जो आपको दिख रहा है वो जो कांस्टेंट, मतलब ई को मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन DS3 बच गया, ठीक है। DS3 का मतलब कहाँ पे है, आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला, ये जो मैंने ऐसे भाग ये दिया है ना, यही DS3 है। और ये किसका भाग है, थोड़ा देख लीजिए, ये किसका भाग है, बेलन का। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्यों वक्र पृष्ठ लेंगे, क्योंकि देखिए इसका भाग जीरो हो गया है, इसका भाग जीरो हो गया है, तो खाली ये बचा है, संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो हम इन दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है, इन दोनों को नहीं लेंगे, बस बीच वाला लेंगे। तो बीच वाला ये सब क्या है भाई, वक्र पृष्ठ है, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो क्या होता है, 2πRH होता है, और ये कितने लंबाई का था, L लंबाई का था, कितने लंबाई का था, L लंबाई का। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमको, आंसर बहुत ही ज़बरदस्त, फाई ई बराबर क्या मिलेगा, ई तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2πRL मिल जाएगा, 2πRL मिल जाएगा, ये वाला हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब कंडीशन क्या है कि इतना तो हो गया, लेकिन इसके पहले अगर जो हम आए तो यहाँ से संपूर्ण, मतलब इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ लिखिएगा कुल विद्युत फलस कितना होगा, कुल विद्युत फलस कितना होगा, इस पूरे कुल विद्युत फलस कितना होगा, तो निकाल लीजिए गॉस के प्रमेय से, किसके, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय के हिसाब से हमको पता है, क्या पता है, प्रमेय से। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं, गॉस के प्रमेय से इधर ही लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको, फाइनली ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गॉस के प्रमेय से, किसके, गॉस के प्रमेय से। जैसे गॉस का प्रमेय हमने यूज किया, यहाँ पे क्या मिला हमको भाई, तो फाई ई इक्वल टू पता है क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और शुरू में आपको बताया गया था क्यू बराबर देखिए लेमडा एल, क्या बताया गया था, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण क्या हो गया, 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, फाई ई यहाँ भी है, फाई ई यहाँ भी है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो मतलब ई दोनों बराबर है, तो बराबर के बाद वाला भी तो बराबर है ना, समीकरण 1 और समीकरण किससे, समीकरण 2 से। जैसे काम करेंगे ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, तो ये क्या होगा, ई देखिएगा, ई और कौन कौन बराबर होगा, E.2πRL इक्वल टू लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एल से एल क्या हो गया मेरे भाई, कट गया, और जो बचा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बचा
ई को यहीं पे रखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो उधर बचा लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा 2πr। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बटा बच गया आर। ठीक है, अब ये हमारा आंसर होता है, लेकिन अगर जो ये 4 पाई होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो उसका वैल्यू पता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर भी गुणा कराएंगे और नीचे भी गुणा कराएंगे, तो ऊपर हो गया 2 लेमडा, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मिल गया आर। तो ये हमारा होता है भाई मेरे प्रूफ। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सभी लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये आपका हो गया पूरा पूरा प्रूफ। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो मेरे भाई, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट कर लो सभी लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लेंगे और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। चलिए, ये, हाँ ये रहा आपका, और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लो इसका, और ये पूरा फुल टू फुल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार में पूरा पूरा फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। देख लीजिए, फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये एक अनंत लंबाई का चादर है। ठीक है, पतला तार है, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हुआ है, और उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वो बिंदु को हम गॉस के प्रमेय से देखते हैं। तो उस वहाँ पे एक मैंने बेलन का संरचना बनाया। बेलन में आपको पता है नीचे भी बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, तो उन 3 पृष्ठ बन जा रहे हैं, S1 S2 S3। तो अलग अलग देखिए, मैं बता दूं, ये जो अलग अलग, इसको जो गॉस का प्रमेय पढ़ा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैंने क्या किया, इसको 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 तीनों को जोड़ दिया। तो तीनों को मैंने बस सादा जोड़ा है, फिर इसको जब मैं इंटीग्रेट किया हूँ तो बड़ा मिल जाएगा। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा, एक झटके में आप इसको सीख सकते हैं, अच्छे सीख जाइए। ठीक है,